सुपर केटो क्लासेज। और आज हम पढ़ेंगे गणित की प्रश्नावली 1.2। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था 1.1 जो कि संख्या पद्धति से संबंधित अध्याय है। आज हम पढ़ेंगे 1.2। देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के सवाल आते हैं, सोल्व करते हैं उनको। पहला सवाल है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। कहने का मतलब ये जो कथन है सत्य है या असत्य है और अपने साथ उसके साथ में कारण भी दीजिए। पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखो हमने पढ़ा था कि जो प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो हम कहेंगे हाँ होती है। कहने का मतलब इसका आंसर लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, सत्य है। ये बात बिल्कुल सत्य है। अब हमने तो बोल दिया कि सत्य है, सत्य असत्य कोई भी बोल सकता है, लेकिन इसके साथ हमें एक कारण भी देना है, कारण स्पष्ट करना है कि कैसे सत्य है। तो देखो हमने पढ़ा था अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक जो संख्या होती है ना उसके दो प्रकार होते हैं, एक तो परिमेय, एक तो परिमेय संख्या है, एक तो परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक तो परिमेय होती है और एक होती है अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये जो अपरिमेय संख्या है ना, हाँ ये वास्तविक संख्या होती है, और प्रत्येक परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। तो ये कथन क्या है, सत्य है। तो देखो अगला, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। देखो ये कह रहा है संख्या रेखा, संख्या रेखा का मतलब, कहने का मतलब ये है कि ये एक संख्या है। ठीक है, एक संख्या रेखा है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, अच्छा उस संख्या रेखा पे जो बिंदु होते हैं वो कैसे होते हैं। देखो संख्या रेखा पे 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। इस प्रकार से आगे भी संख्याएं होती हैं जो कि धनात्मक होती हैं। कौन सी होती है, धनात्मक होती है। और जो इधर संख्या होती है जैसे -1, -2, -3, इस प्रकार से इधर भी अनंत संख्याएं होती है जो संख्या रेखा पे हमें पूर्णांक संख्याओं में देखने को मिलती है। और जो इधर जो संख्या होती है वो होती है ऋणात्मक। कौन सी संख्या होती है, वो संख्या होती है ऋणात्मक संख्या होती है। तो देखो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। देखो अब ये कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु की बात आ रही है, तो प्रत्येक बिंदु में तो 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। ठीक है, m एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या होती है ना, प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या में क्या आता है, 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। अब किसी भी प्राकृतिक अंक को हम रूट में लेते हैं, जैसे मान लो रूट का मान क्या आ गया 1, तो 1 तो हो सकती है, लेकिन बात क्या आ रही है, प्रत्येक, प्रत्येक में √2 भी आता है, प्रत्येक में √2 भी आता है। और √2 का मान होता है 1.414। √2 का मान क्या होता है, 1.414। इसी प्रकार से √3 भी आता है और इसका मान होता है 1.732। इसी प्रकार से इसमें √4 आता है, तो 4 का मान होता है 2। तो देखो यहाँ पर ये हो सकता है कि संख्या रेखा का बिंदु रूट m के रूप का हो सकता है, हाँ या हो सकता है, लेकिन प्रत्येक बिंदु की हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक बिंदु में पॉइंट में आंसर आ रहा है और इस संख्या में, इस संख्या रेखा पर कोई भी अंक पॉइंटों में नहीं मिलता है। हाँ दूसरी बात है भी, देखो अगर पॉइंटों में मिल भी जाए, अगर इसके बीच में पॉइंट में मिल भी जाए, तो संख्या रेखा का जो प्राकृतिक संख्याओं में धनात्मक संख्या होती है, लेकिन यहाँ पे हमें ऋणात्मक संख्या भी देखने को
मिलती हैं। इसलिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का नहीं हो सकता। ये कथन क्या है? असत्य है। ये कथन असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर अंक ऋणात्मक भी होते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखो, प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या एक अपरिमेय संख्या होती है? हमने पढ़ा वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। वही चीज यहाँ पर करते हैं। देखो, ये वास्तविक संख्या, ठीक है, कोई वास्तविक, नीचे लिखते हैं थोड़ा, ये वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो परिमेय और एक होती है अपरिमेय। एक तो परिमेय होती है और एक होती है अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब देखो, प्रत्येक वास्तविक संख्या का मान लो, जैसे मान लो हमने मान लिया 3/2। 3/2 एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। 3/2 एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। तो 3/2 परिमेय संख्या तो है, लेकिन 3/2 अपरिमेय संख्या नहीं है। इसी प्रकार से मैं लिखूं √3। √3 अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या नहीं है। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक, ये कथन क्या है? असत्य है। ये कथन भी क्या है? असत्य है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, नहीं होगी। हाँ, ये सकता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या हो सकती हैं, लेकिन हम फिक्स नहीं कर सकते कि वास्तविक संख्या परिमेय या अपरिमेय, या तो वो परिमेय हो सकती है या वो अपरिमेय हो सकती है, लेकिन दोनों नहीं हो सकती है। परिमेय या अपरिमेय हो सकती है। वास्तविक संख्या परिमेय या अपरिमेय हो सकती है, लेकिन एक वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय एक साथ नहीं हो सकती। तो सवाल नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। कहने का मतलब है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो अपना पहला आंसर तो यह है कि नहीं होते। नहीं, क्या है? नहीं। लेकिन नहीं से काम नहीं चलता। यदि नहीं, तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। कहने का मतलब होता है, जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ये जो संख्या रेखा होती है ना, इस संख्या रेखा के ऊपर यहाँ पे 0 होता है और इधर 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से अनंत तक जाती है संख्याएं। इधर 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से इधर भी माइनस की तरफ, ऋणात्मक की तरफ जाती है। ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। अब ये कह रहा है, क्या धनात्मक पूर्णांक, ये जो पूर्णांक है ना, ये जो धनात्मक पूर्णांक है, अगर इनके वर्गमूल निकाले तो क्या अपरिमेय होते हैं? तो नहीं। क्यों? सभी की बात आ रही है यहाँ पे। अपरिमेय भी होते हैं, परिमेय भी होते हैं, लेकिन सभी नहीं होते हैं। देखो अंडर रूट यदि हम 4 लें, √4 के यदि हम वर्गमूल निकाले तो क्या होगा? 2। √4 का वर्गमूल क्या होगा? 2। 2 क्या है? 2 एक परिमेय संख्या है। 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। इसी ये कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं होते हैं, क्योंकि √4 है ना,
ये धनात्मक पूर्णांक है, और इसका रूट वर्गमूल कितना आया 2, जो कि एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से ये कथन आ सकते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। देखो संख्या रेखा पे हमें √5 को निरूपित करना है। तो देखो √5 को निरूपित करने के लिए हमें यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज क्यों? क्योंकि देखो √5 क्या है, कर्ण है। क्या है? कर्ण हमें कब मिलेगा? जब हमें पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम रूट ज्ञात करेंगे, कर्ण को ज्ञात करेंगे। देखो हमने पढ़ा है कि एक जो समकोण त्रिभुज होता है, उस समकोण त्रिभुज में ये रेखा होती है। ये जो समकोण त्रिभुज है इसके अंदर ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। और जो 90 डिग्री के जो सामने वाला जो रेखा होती है, सामने वाला जो भुजा होती है, ये क्या कहलाता है? ये कर्ण कहलाता है। ये क्या कहलाता है? कर्ण। और कर्ण क्या होता है? रूट में होता है। कहने का मतलब हमें ये कर्ण प्राप्त करने के लिए हमें √5 ज्ञात करना पड़ेगा। किसकी सहायता से? पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र की सहायता से। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब हम कितना आधार लें और कितना लंब लें, और इसका स्क्वायर हमें कितना मिलना चाहिए? √5 मिलना चाहिए। तो देखते हैं आधार की जगह, अब देखो आधार क्या है इसका? ये जो भुजा है ये तो क्या हो गया? अपना आधार हो गया। और ये क्या हो गया? लंब हो गया। और सामने वाला क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो देखो आधार हमें कितना लेना पड़ेगा? आधार हम लेते हैं 2। कितना लेते हैं? आधार 2। आधार लिया हमने 2 का स्क्वायर प्लस लंब कितना लिया? 1 ले लिया लंब, ठीक है। कर्ण बराबर 2 दूनी 4 प्लस 1 का स्क्वायर का 1, तो अंडर रूट अपने पास क्या आ गया? 5 आ गया। अब इस अंडर रूट 5 को हमें कहाँ पर दर्शाना है? कर्ण पर। ये क्या है? अंडर रूट 5 क्या है? अपना कर्ण है। और कर्ण को कहाँ दर्शाना है? समकोण त्रिभुज पे। तो हमें एक संख्या रेखा खींचनी है और उस संख्या रेखा के ऊपर एक समकोण त्रिभुज को दर्शाना पड़ेगा। तो देखते हैं, संख्या रेखा खींचते हैं। अब पैमाना तो है नहीं, तो देखते हैं अपने हिसाब से कर लेना आप नाप तोल पैमाने से। हम एक संख्या रेखा खींचते हैं, ठीक है। जैसे ये एक संख्या, ये क्या खींची? अपने संख्या खींची। और इस संख्या पे हम संख्या रेखा पे हमने 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से बिंदु डाल दिए। अब क्या करेंगे? हमें आधार कितना लिया अपन ने? 2। आधार क्या लिया? 2। तो हमें क्या करेंगे? प्रकार की सहायता से यहाँ से यहाँ तक ये बराबर रहेगी, यहाँ से यहाँ तक की बराबर दूरी, इन सब के बीच की दूरी बिल्कुल बराबर रहेगी, जो प्रकार के नोक से हमें इंगित करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ से और ये कितना है? यहाँ से तक कितना है? 2 सेंटीमीटर। कितना है? 2। तो ये तो क्या हो गया? अपना आधार हो गया। 2 क्या हो गया? अपना ये 2 तो अपना हो गया आधार। तो एक बिंदु तो ये मिल गया, एक बिंदु क्या मिल गया? हमें बी मिल गया, ठीक है। अब ए बिंदु से बी, अब क्या करना? हमें लंब खींचना है। और लंब क्या होता है? 90 डिग्री के कोण पे होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम एक 90 बिल्कुल सीधा लंब बनाएंगे। आप पैमाने की सहायता से अच्छी तरह बनाना, ठीक है। ये इसकी लंबाई कितनी है? 1। इसकी लंबाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अपना हो गया लंब, ये हो गया लंब। ये तो आधार, ये लंब कितना है? 1 सेंटीमीटर।
अब क्या करेंगे, अच्छा ये जो लंब है, इस लंब पे हमने यहाँ से 2 तो आधा हो गया और 1 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक रेखा यहाँ से खींचेंगे और इसको मिला देंगे, यहाँ से रेखा खींचेंगे फिर इसको मिला देंगे इस तरह से। तो ये जो अपना आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये कर्ण आएगा। क्या आएगा, ये कर्ण। और कर्ण कितना है अपना, √5। कर्ण कितना है, √5 है। ठीक है, अब देखो, अब ये जो कर्ण √5 आया, तो इस √5 को, और ये क्या लंब कितना अपना 1, तो यहाँ से प्रकार खोलेंगे, यहाँ से 1 के बराबर प्रकार खोलेंगे और यहाँ से इस तरह से चाप काटेंगे हम, यहाँ से चाप काटेंगे ना इस तरह से। तो जहाँ पर 1 आएगा ना वहाँ पर चाप काट देंगे इस तरह से। जैसे मान लो ये, जैसे यहाँ पे प्रकार रखेंगे और इस तरह से चाप काटेंगे, तो इस तरह से चाप कटा। ठीक है, अब ये जैसे चाप कटा, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लंब डाल दिया हमने और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको मिला देंगे। तो ये अपना क्या बन जाएगा, ये कर्ण बन जाएगा। और इस कर्ण का मान कितना होगा, √5 होगा। ठीक है, अब ये कर्ण तो अभी हमें समकोण त्रिभुज पे मिला है, लेकिन इस कर्ण को हमें कहाँ संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो हम क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसकी नाप को नापेंगे और उससे क्या करेंगे, इस तरह से संख्या रेखा पे इसको काटेंगे। तो यहाँ तक लगभग यहाँ आएगा, इस तरह से काटेंगे ना इस तरह से, तो कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें √5 मिलेगा, √5 दर्शाना पड़ेगा। इस प्रकार से हम इस सवाल को सोल्व करेंगे। संख्या रेखा पर √5 को इस प्रकार से हम हल करेंगे। देखते हैं अगला सवाल।